गुड इवनिंग दोस्तों जीएस पेपर 2 का ये 19वां और लास्ट वीडियो है। दो जो थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन आ सकता है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंडिया में रहा कितना सफल रहा या असफल रहा, इस टाइप से। ठीक है, तो 2015 में शुरू किया गया। 2022 तक लगभग 30 करोड़ लोगों को इसमें इस कौशल प्रदान किया जा चुका है। विशेषता क्या है? एकीकृत कौशल विकास कार्यक्रम। जितने भी अब तक भारत में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे थे उनको एक इंटीग्रेट किया गया है इसके माध्यम से, है ना, ताकि देश में लोगों को, जो हमारे यूथ है, उनको स्किल दी, इंटीग्रेटेड रूप से स्किल दी जा सके उनको। ठीक, इसके तहत जो कोर्सेज अप्लाई गए उसमें नई शिक्षण पद्धति लेकर आई गई। प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया, टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजिकल स्किल है ना, इसको उसमें शामिल किया गया है। पीएम कौशल विकास योजना इसके अंतर्गत ले आई। स्किल भारत कार्यक्रम का एक केंद्रीय घटक है ये पीएम कौशल विकास योजना, जिसके अंतर्गत औद्योगिक मांग के अनुरूप स्किल दी जाएगी। ठीक है, अगर उपलब्धि की बात की जाए तो 2020-21 से लेकर लगभग इसमें 2.5 करोड़ लोगों को कौशल दिया गया है, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ लोगों को जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, जो देश भर में आईआईटी हैं, आईटीआई, उनके माध्यम से स्किल दी जा रही, खास करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित पाठ्यक्रम और उस पर आधारित टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसकी ट्रेनिंग। ठीक है, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो गुणवत्तापरक शिक्षा और कौशल विकास। ठीक, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और अच्छा स्किल डेवलपमेंट देने के लिए अच्छा खासा जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कोठारी कमीशन ने कहा भी था कि अगर हम एजुकेशन पर जीडीपी का 6.5% खर्च करते हैं तो हमारी जो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे और अच्छा स्किल डेवलपमेंट दे पाएंगे। लेकिन अभी जीडीपी का हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं? मात्र 4% कर रहे हैं। ठीक है, सहयोग और समन्वय की कमी है। जैसे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कम से कम जो इंडस्ट्री है, जो हमारे इंडस्ट्री हैं, वो आके बताएं कि उनको कैसी स्किल चाहिए। तो इंडस्ट्री आगे आ ही नहीं रही है। अगर वो आगे आती है तो उनके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो स्किल है यूथ को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ताकि उनको एक इंडस्ट्री को अच्छी स्किल मिल जाए। लेकिन वो इंडस्ट्री क्या कर रही है? वो लोग आगे आ नहीं रहे हैं। जो कौशल संस्थान है, खास करके देखा जाए तो अपने देश के कौशल जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं, तो आज की जो स्किल है काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गई है। तो हमें विदेश में जो इंस्टीट्यूशन है उनकी भी हेल्प लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो इंडिया में अभी आ नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक गैप देखने को मिल रहा है। दूसरा, भारत में स्किल डेवलपमेंट का अभी एक जो होता है ना इकोसिस्टम, जैसे चाइना वगैरह में, जापान में, वैसा भी इकोसिस्टम है नहीं। ठीक है, तो ये हमारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। अगला है मनरेगा कार्यक्रम। मनरेगा कार्यक्रम में इसकी क्या उपलब्धि रही, क्या चुनौतियाँ रही हैं, तो देख लेते हैं। आर्टिकल 41 में काम का अधिकार दे रखा है, ये उसका स्रोत है मनरेगा का। उसके माध्यम से मनरेगा की स्टार्ट किया गया है। उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं? तो हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये चार्ट है, दृष्टि जो वेबसाइट है, उन पर जो डेली क्वेश्चन आंसर हैं उसमें मिल गया था मेरे को ये, तो ये अच्छा लगा मुझे। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मनरेगा के माध्यम से कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे हो रहे हैं, और जो उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कितना सफल रहा है। पहला क्या कर रहा है? इससे पॉवर्टी कम हुई है। जाहिर सी बात है, जब बेज मिल रहे हैं, जो उनको पैसा मिल रहा है इसके माध्यम, है ना, पारिश्रमिक मिल रहा है, उससे एक ग्रामीण जो गरीबी है उसको कम करने में मदद मिली। जीरो हंगर। ठीक है, कई जगह देखा गया है कि जो मनरेगा के जो पैसा दिया है उसकी जगह अनाज, मोटा अनाज दे दिया जाता है ना, जो चावल हो गए, गेहूँ को इस टाइप से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक प्रकार से भुखमरी की भी समस्या हल हो रही है। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब भुखमरी की समस्या थोड़ी हल हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है वेलबींग और हेल्थ अच्छी होगी। क्वालिटी एजुकेशन, इसमें जो पैसा मिल रहा है इनके वर्कर्स को, तो वो अपने बच्चों को अब क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देखना, 2022-23 में लगभग 60%, है ना। अभी तक कितने बताए गए? जैसे लगभग मनरेगा के तहत 15 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 60% तो महिलाएं हैं। तो एक प्रकार से जेंडर इक्वालिटी इसमें हो रही है ना। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क कैसे मिल रहा है? 15 करोड़ लोगों को उनके गाँव के ही अंतर्गत
जो अनस्किल्ड हैं उनको काम मिल जा रहा है, ठीक है, कहीं उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। और अगला है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके माध्यम से बनाया जा रहा है मनरेगा के माध्यम से, जैसे तालाब बनाना, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क का निर्माण करना, तो एक प्रकार से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो रूरल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। रिड्यूस इक्वालिटी बहुत रिड्यूस करी, क्यों? क्योंकि इसमें SC ST सभी वर्गों के लोग काम करते हुए इसमें देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से अनइक्वालिटी जो है हमारे समाज में, ये इसके माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, तो इतने सारी चीज़ें हमारी, इतने लाभ मिल रहे हैं मनरेगा से, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है? बहुत सी जगह देखा गया है भुगतान जो है ना, इसका जो पेमेंट है बहुत लेट लतीफ़ होता है। हालांकि रूल बना दिया है कि 7 दिन के भीतर करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी नहीं हो रहा है। पारिश्रमिक में अंतर है, आंध्र प्रदेश में जैसे 310 रुपये के आसपास मिलते हैं, राजस्थान में ही 280 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह जो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। भ्रष्टाचार देखा गया है, जैसे उन्नाव में करीबन हज़ारों फर्जी जॉब कार्ड बनवा लिए, उनसे पैसा निकाल लिया गया। अवसंरचना जो इनके माध्यम से मनरेगा के तहत जो अवसंरचना बनाई जा रही है, उसकी क्वालिटी अगर देखी जाए तो निम्न है। जियो टैगिंग के माध्यम से देखा गया है जो इनकी क्वालिटी है काफ़ी निम्न है। जागरूकता की कमी है, जो मनरेगा वर्कर हैं उनमें मनरेगा के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनको, उन अधिकारों के बारे में जागरूकता ही नहीं है। सोशल ऑडिट इनका रेगुलर बेसिस पर होता नहीं, ठीक। तो इन्हीं सारी कमियों को दूर करेंगे तभी जाके मनरेगा सफल होगा। सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सॉल्यूशन है ITC का प्रयोग करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करना चाहिए। किसमें? समयबद्ध भुगतान में, टाइम से उनको पेमेंट हो जाए, चाहे वो DBT के माध्यम से करो, चाहे डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, ठीक है। निगरानी, जियो टैगिंग के माध्यम से निगरानी होनी चाहिए। QR आधारित जॉब कार्ड की इसमें बात की गई है, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो कि अब शुरू हो गया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया जाना चाहिए। काम के साथ साथ कौशल जो स्किल अपग्रेडेशन है, इसमें उसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, अगर उससे रिलेटेड हम लोग इनको स्किल देंगे तो गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव होगा ही होगा, साथ ही से इनका जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी होगा, ठीक है। इससे जो अवसंरचना जो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार आएगा। जागरूकता भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये हो गया मनरेगा। आगे है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता क्या है? विकास की ऐसी रणनीति बनाना जिसके माध्यम से संपूर्ण समुदाय का ही विकास हो। इसके अंतर्गत सामुदायिक प्रयासों के साथ साथ सरकारी जो प्रयास है उनको मिलाया जाता है, उनको एकीकृत किया जाता है, फिर जाके कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए एक रणनीति बनाई जाती है, प्रयास किए जाते हैं। इन दोनों के इससे क्या होता है? समुदाय की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में सुधार किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन। उद्देश्य क्या है? सामुदायिक कल्याण, ठीक है, पूरे समुदाय का कल्याण, समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, सशक्तिकरण व नेतृत्व का विकास करना, अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक पूंजी का निर्माण करना। ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक पूंजी का निर्माण करना, जो कि हमारे देश में काफ़ी डेफिसिट है इसका। स्थानीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना। प्रयास क्या किया जाना चाहिए इसमें? जैसे कि जो किए गए हैं विभिन्न नीतियों कार्यक्रमों के माध्यम से, मनरेगा, रोजगार की गारंटी दी गई है, PM आवास योजना है ना, PM ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, जल समर तो जल विभाजक योजना, ये सारे मिलकर जो है एक प्रकार से कम्युनिटी डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे सोशल जस्टिस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। वह है फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी का जो पोर्शन है बेसिकली इसमें जो ये करंट बेस ही रहता है, और करंट बेस में जो क्वेश्चन रहते हैं वो 3 टाइप से रहते हैं। एक तो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इससे का तो क्वेश्चन रहेगा। दूसरा जो ट्रेड ब्लॉक बन रहे हैं नए, या ट्रेड ब्लॉक होगा, या तुम्हारे जो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक हैं, जैसे क्या बोलते हैं, क्वाड, इस टाइप से। तीसरा बायलैटरल रिलेशन, 2 देशों के बीच में। तो 3 टाइप से क्वेश्चन बनना है, और तीनों ही मैंने देखा है करंट बेसिस है। जैसे मान लो कोई UN में रिफॉर्म की, अगर जैसे बहुत बात चल रही कि UNSC में रिफॉर्म की बात आ रही है, तो अगर उस साल यूनाइटेड नेशन UNSC है ना, इसको रिफॉर्म के लेकर काफ़ी बात चल रही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। कोई ट्रेड ब्लॉक जैसा आसियान हो गए, ठीक है, या कोई स्ट्रेटेजिक ब्लॉक है जैसे SC हो गया, क्वाड हो गया, कोई न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, या बायलैटरल जो हमारे रिलेशन है उससे रिलेटेड। तो ये करंट बेस ही है, तो इसको जैसे करंट आएगा तभी इस हिसाब से तैयार करेंगे। लेकिन जो इसमें मेन तैयार करना है वो यही है कि विदेश नीति होती क्या है।
तो विदेश नीति अन्य देशों के व्यवहार के संदर्भ में नियम सिद्धांतों का समूह है ना। विदेश नीति क्या होती है, इसके केंद्र में क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट। ये नेशनल इंटरेस्ट ही हैं जो किसी देश की विदेश नीति को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। मार्गेनथाउ जो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, सर मार्गेनथाउ, इन्होंने कहा भी है किसी देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों द्वारा समर्थन प्राप्त होती है। मतलब किसी देश की जो विदेश नीति होती है वो नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उनसे सपोर्टेड होती है, उनसे समर्थन प्राप्त होती है। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मेन जो ये है कि विश्व में शांति की स्थापना करना, आपसी सहयोग से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, इन सबको प्राप्त करना, ये हमारे उद्देश्य हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमने कुछ सिद्धांत और नियम बनाए, जैसे गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत, विश्व शांति का सिद्धांत, उपनिवेशवाद व रंगभेद की नीति के विरोध का सिद्धांत, आदर्शवाद व यथार्थवाद का सिद्धांत और गुजराल डॉक्ट्राइन। गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत जानते ही हैं, किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। ये उस टाइम जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम आया था, ठीक है। सॉरी, पंचशील अभी देखते हैं। आगे विश्व शांति का सिद्धांत, इसमें विश्व शांति के लिए भारत हमेशा दो चीज़ों की वकालत करता है, एक तो निशस्त्रीकरण, दूसरा शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल। इन दोनों में अंतर क्या है, डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण, ये एक ऐसी अवधारणा जो पूरे विश्व से ये कहती है कि पूरे विश्व में हथियार होने चाहिए, शस्त्र हो, किसी भी प्रकार के वेपन होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखा जाए तो एक आइडियलिस्टिक है ना, एक आइडियल अवधारणा है ना, क्योंकि विश्व में कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि हथियार पूरी तरीके से कोई भी देश उसको छोड़ दे, या विश्व ये हथियार छोड़ दे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या निकाली गई, प्रैक्टिकल अप्रोच निकाली गई कि हाँ ठीक है, चलो निशस्त्रीकरण नहीं हो पाएगा, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल है, तो शॉर्ट टर्म क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ये गोल है आर्म कंट्रोल, है ना, शस्त्र को नियंत्रण किया जाए। इसी के संदर्भ में स्टार्ट वगैरह आई, एनपीटी वगैरह, ये सब चीज़ें आई ताकि जो आर्म्स हैं इनको कंट्रोल किया जाए, आर्म कंट्रोल के माध्यम से जो डिसआर्मामेंट है इसको प्राप्त किया जा सके, ठीक है। उपनिवेशवाद रंगभेद की नीति के विरोध का सिद्धांत, तो भारत ने हमेशा जहाँ भी उपनिवेशवाद चल रहा हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कलर को लेकर जो पॉलिसीज़ हो रंगभेद की, उसमें हमेशा भारत ने उसका विरोध किया है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में जो चल रहा हो, है ना, अफ्रीकन यूनियन से प्रकार, इसी आधार पर इन्होंने भारत के संबंध मजबूत बनाए हैं, ठीक है। आदर्शवाद और यथार्थवाद का सिद्धांत, आदर्शवाद भारत का जो है सिद्धांत क्या कहता है, विश्व में शांति, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे जो एंशिएंट वैल्यूज़ हैं उनकी बात करता है। लेकिन यथार्थ में क्या ये फॉलो हो पाएंगे, नहीं, यथार्थ हमें देख के चलना पड़ेगा। जैसे चाइना को संतुलन करने के लिए हमें क्वेड में शामिल हो गए, हालांकि क्वेड के हम जो मिलिट्री यूज़ है ना, मिलिट्री उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेड के हम लोग आज हिस्सा हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाइना का जो राइज़ है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसको कंट्रोल करना, ये भारत की सोवरजेनिटी के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क, मतलब दिक्कत कर रहा है, तो हमने यथार्थवाद को फॉलो किया, ठीक है। फिर गुजराल डॉक्ट्राइन, तो पहले देख रहे हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत क्या कहता है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर हमला नहीं करना है, एक दूसरे का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, समानता तथा एवं परस्पर लाभकारी संबंध, और लास्ट में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, है ना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। ये हो गया पंचशील सिद्धांत। आगे गुजराल डॉक्ट्राइन, तो गुजराल डॉक्ट्राइन में बेसिकली 5 सिद्धांत हैं इसमें। एक तो एक तरफा सहायता व निर्यात, मतलब भारत, इसमें कहा गया है कि भारत जो है अपने पड़ोसी जो देश हैं उनकी सहायता करेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, है ना, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के उनकी सहायता करेगा। हस्तक्षेप यानी आर्थिक जो आंतरिक मामले हैं, इंटरनल मैटर्स में, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा आर्थिक सहयोग, पड़ोसी देशों में, है ना, या जिन देशों को आवश्यकता होगी वहाँ निवेश करेगा, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करेगा ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठनों की मजबूती, जैसे सार्क तो लगभग फेल ही हो गया, इसके अलावा बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, इस टाइप से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं इनकी मजबूती की बात करता है। और विवादों का समाधान, शांतिपूर्ण समाधान की ये बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया गुजराल डॉक्ट्राइन। तो इस वीडियो में सेकंड पेपर ख़त्म हो गया, अब आगे कौन सा पेपर तैयार करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।